Hello everyone, welcome to our YouTube channel Achievers of Science and Commerce. Myself Sarthak Dhawan and I am going to teach you business studies of class plus 2. Right? In our previous lectures, we have completed our fifth chapter, that is organizing. हमने अपना ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया और हमने देख लिया कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं. अब हम आज के लेक्चर में एक फ्रेश न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है चैप्टर नंबर 6, दैट इज स्टाफिंग. राइट, छोटा सा चैप्टर है. इट इज एज वी नो दैट स्टाफिंग इज द थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. जैसे हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मीन टू से एक एक करके हमने डिटेल में पूरा चैप्टर अच्छे से गिरा. प्लानिंग हो गया, हमारा ऑर्गेनाइजिंग हो गया, हमारा थर्ड फंक्शन है स्टाफिंग. सो आज हम स्टाफिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. स्टाफिंग क्या होता है जी? स्टाफिंग एक नॉर्मल सेंस में जब हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट करे थे तब मैंने स्टाफिंग समझाया था. स्टाफिंग होता है कि जब एक राइट इंसान को उसकी राइट प्लेस पे हम रिक्रूट करते हैं तो उसको कहते हैं हम स्टाफिंग. ठीक है, कीपिंग द राइट मैन एट द राइट प्लेस. मतलब सिर्फ रिक्रूटमेंट करना नहीं स्टाफिंग होता. रिक्रूटमेंट इज अ पार्ट ऑफ स्टाफिंग, बट स्टाफिंग का मतलब होता है कि सही इंसान को चुनना, उसकी सही जगह, उसकी डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग उसको एम्प्लॉय करना. राइट, उसको वहां पे उसको जॉब देनी. सो आज हम बात करते हैं स्टाफिंग को डिटेल में. स्टाफिंग में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ हायरिंग एंड डेवलपिंग द रिक्वायर्ड पर्सनल to fill in the various positions in the organization. क्या मतलब? It is a process, that is staffing is a process. ये एक प्रोसेस है. प्रोसेस से हमें पता लग गया कि इसके कई स्टेप्स होंगे स्टाफिंग के. राइट, जब प्रोसेस की बात आती है तो स्टेप बाय स्टेप चलता है. इसका मतलब इसके आगे हम पढ़ेंगे प्रोसेस कैसे है. एज अ प्रोसेस ऑफ हायरिंग एंड डेवलपिंग द रिक्वायर्ड पर्सनल to fill in the various positions in the organization. हायर करना और उनको डेवलप करना. डेवलप का मतलब क्या? उनको ट्रेनिंग देना, राइट, ओरिएंटेशन करना, अच्छे प्रोग्राम्स करना जिससे प्रॉपरली हमें आउटपुट मिल पाए इन द ऑर्गेनाइजेशन में. सो इट इम्प्लाइज, it is a very important line of staffing that it implies placing right person at the right job. राइट पर्सन को उसकी राइट जॉब पे प्लेस करने को हम कहते हैं स्टाफिंग. ठीक है जी, ये है होगी हमारा मीनिंग और डेफिनेशन. अब हम बात करते हैं नीड और इंपॉर्टेंस की. अब नीड और इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग का किससे क्या मतलब है? नीड भी आए अगर आपको तो इंपॉर्टेंस भी आए तो एक ही उसका आंसर होगा. क्या हो गए? हमने 5 इंपॉर्टेंस करते हैं. ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल. हमें स्टाफिंग की हेल्प से रिक्वायर्ड पर्सनल दैट इज कॉम्पिटेंट, दैट इज हमें स्किल्ड वर्कर्स मिल सकते हैं अगर हमारी स्टाफिंग फंक्शन अच्छे से परफॉर्म होगा तो. ठीक है जी, हायर परफॉर्मेंस. और अगर स्किल्ड वर्कर्स अपॉइंट होंगे तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस हमारी ऑर्गेनाइजेशन की हमारे काम की हाई होगी. कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ. कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ से मतलब है मीन टू से स्टाफिंग में एक ट्रेनिंग स्ट्रक्चर भी हम रखेंगे जिससे उनकी चेंजिंग एनवायरनमेंट से उनकी ग्रोथ होती जाएगी. ड्यू टू मतलब चेंजिंग जो फैक्टर्स होते रहेंगे मार्केट में, हम उनको ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्स ऐसे देंगे, उनकी ट्रेनिंग करेंगे अपने एम्प्लॉयज की ताकि वो अप टू डेट रहे मार्केट की रिक्वायरमेंट से. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. स्टाफिंग अगर अच्छे से हुआ होगा तो हमारे ह्यूमन रिसोर्स की जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाएगी. मीन से हम मैन पावर से प्रॉपर काम ले पाएंगे जो उनको काम आता हो, बिकॉज दे आर कॉम्पिटेंट इनफ इन देयर फील्ड्स. हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. अगर मान लो ये सारे फंक्शंस अच्छे से परफॉर्म हो जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारे प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन के बढ़ेंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगी, एक्सपैंड होगी. तो यही उनके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को मीन से अचीव करने के लिए हेल्प करेगा स्टाफिंग. तो क्या हो गया? नीड और इंपॉर्टेंस हमने आज कर ले. तो अब हम बात ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करो. ये आप सेल्फ एक्सप्लेनेशन 2 लाइंस बाय योरसेल्फ. ठीक है जी, अपनी बुक्स में देख लेना और
इसको अगर बाय चांस आ जाए स्टाफिंग, व्हाट डू मीन बाय स्टाफिंग एंड इज नीड और इंपॉर्टेंस, तो हमारा ये आंसर होगा, उसको आगे एक्सप्लेन कर देना। राइट डाउन इन योर कॉपीज। तो अब हम बात करते हैं स्टाफिंग। एक होता है, आपको कंफ्यूजन होती होगी कि स्टाफिंग का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स। कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स, यहाँ स्टाफिंग होता है रिक्रूटमेंट। मतलब ये नहीं होता ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आप एक चीज नोट करो, आपको मैं सिखाता हूं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो वाइडर कॉन्सेप्ट है, उसका पार्ट है स्टाफिंग। ठीक है, वी कैन से दैट ह्यूमन रिसोर्स स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ एचआरएम। पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा, एचआरएम का वन ऑफ द पार्ट है स्टाफिंग, और स्टाफिंग का वन ऑफ द पार्ट है रिक्रूटमेंट। ठीक है, रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, ये सारे, ट्रेनिंग हो गया। मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाइडर कॉन्सेप्ट है, स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ एचआरएम, एंड रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, दे आर ऑल द एक्टिविटीज covered under the staffing है। So staffing ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट कैसे है, हम बात करते हैं स्टाफिंग और एचआरएम का रिलेशन क्या है। स्टाफिंग फंक्शन, बुक में लिखा हुआ है, स्टाफिंग फंक्शन डील्स विद ह्यूमन एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट फॉर ऑल एरियाज रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। It includes many specialized activities to be performed by HR personnel। मतलब क्या, ह्यूमन रिसोर्स का क्या मतलब, बिकॉज स्टाफिंग में ह्यूमंस, हमारे ह्यूमंस इन्वॉल्व हैं, दैट इज व्हाई वी कैन से दैट स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और उसने बोल दिया स्टाफिंग जो है इसका एचआर पर्सनल, जो ह्यूमन रिसोर्स पर्सनल से जो फंक्शंस वो परफॉर्म करता है, वन ऑफ द फंक्शन इज स्टाफिंग। कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, एक तो स्टाफिंग, एक करता है रिक्रूटमेंट, दैट इज सर्चिंग फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स, एनालाइजिंग जॉब्स एंड प्रिपेयरिंग जॉब डिस्क्रिप्शंस। ठीक है जी, हैंडलिंग ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेंट्स, ये कुछ फंक्शंस हैं जो एचआरएम के होते हैं। Therefore, staffing is basically extended to human resource management in order to attain specialization in the area of human resource. We can say that it is an extension of human resource management because ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मेन मकसद होता है कि रिक्रूटमेंट करनी, उनको ट्रेनिंग देनी। ठीक है, ये सारे काम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। बट राइट बंदे को की रिक्रूटमेंट करनी, ये है हमारी स्टाफिंग। सो इट इज एन एक्सटेंशन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है जी, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को कैसे समझेंगे, मीन टू से उसका रिव्यू कैसे लेंगे। लेबर वेलफेयर, कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, जैसे लेबर वेलफेयर ऑफिसर। ड्यूरिंग द फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, emergence of trade unions led to the need of person who could act as mediator between workers and owners। ठीक है जी, इसका मतलब है इवोल्यूशन। अगर क्वेश्चन आ जाए आपको इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आज तक क्या क्या चेंजेस आए हैं, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है उसमें कौन कौन, वो किन किन पार्ट्स में डिवाइड होता है, हम कैसे चेक कर सकते हैं। एक है लेबर वेलफेयर ऑफिसर, एक है पर्सनल ऑफिसर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मतलब ह्यूमन एचआरएम में तीन पार्ट हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा लेबर वेलफेयर ऑफिसर, जो कि लेबर और वर्कमैन क्लास का वेलफेयर के लिए अपॉइंट होगा। उनको कोई प्रॉब्लम्स आए तो वो लेबर वेलफेयर ऑफिसर को रिपोर्ट करेंगे, वो आगे मैनेजमेंट को उनका मैसेज कन्वे करेगा। पर्सनल ऑफिसर एंड पर्सनल मैनेजर, पर्सनल मींस एम्प्लॉयज हो गए, मैनेजर्स हो गए, राइट, सुपरवाइजर्स हो गए। इन सभी को कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम आए, या उनकी ओरिएंटेशन करनी या उनको ट्रेनिंग देना, ये किसका काम होगा, पर्सनल ऑफिसर का और पर्सनल मैनेजर का। एक होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर।
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का क्या मतलब है, ये थोड़ा सोशलाइज्ड मैनेजर होता है जिसमें ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को हम मीन टू से इंपॉर्टेंस देते हैं, मीन टू से ये अपना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो होगा ये इंश्योर करेगा दैट इज ह्यूमंस आर नॉट द मशीन्स, some humanity should be towards the employees or workers or every human working in the organization. So it human relation approach recognize human factor as vital for the success of an organization. Due to emergence of fast changes in technologies, skill development, training, human resource came to be regarded as a valuable resource. ठीक है, इसका मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का मेन मकसद यही है कि जैसे कि डे टू डे लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं तो अपनी जो ह्यूमंस हैं दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, सो दे हैव टू बी हैप्पी, दे हैव टू बी कंफर्टेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन और उनको अप टू डेट मार्केट में रखना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का मेन टू से फंक्शन है। सो इवेल्युएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के 3 पार्ट्स होंगे, मतलब 3 मैनेजर्स आते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, लेबर वेलफेयर ऑफिसर, अपना एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, एक पर्सनल ऑफिसर और पर्सनल मैनेजर। उसके बाद हम बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, दैट इज स्टाफिंग का प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया कि एक स्टाफिंग क्या है, प्रोसेस। स्टाफिंग अगर प्रोसेस है तो हम प्रोसेस को इलैबोरेटिव तरीके से पढ़ेंगे कि प्रोसेस है तो कैसे। प्रोसेस हमने पहली क्लास में ही सीखा था कि प्रोसेस जब भी आए, कोई भी चैप्टर का अगर प्रोसेस आए तो यू हैव टू लर्न सीक्वेंस वाइज। अगर कोई प्रोसेस आए, कोई फंक्शंस आए तो आपको सीक्वेंस वाइज ही उस क्वेश्चन को याद करना पड़ेगा, कह लो एक हिसाब से रट्टा लगाना पड़ेगा पॉइंट्स को कि उसके बाद ये आना है, क्योंकि जस्ट बिकॉज एक भी प्रोसेस बीच में स्किप हो गया तो वो आपका क्वेश्चन जो है वो फ्लो उसमें बहुत मतलब मार्क्स कटेंगे उस चीज के और वो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। अगर पहले मान लो, अगर फंक्शंस भी अगर हम कह लो प्लानिंग होता है फिर ऑर्गेनाइजिंग, अगर आप पहले ऑर्गेनाइजिंग कर दोगे फिर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद प्लानिंग थोड़ा करोगे, तो ऐसे ही इसका भी स्टाफिंग का प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहला प्रोसेस क्या होगा, एस्टिमेटिंग द मैन। सबसे पहली बात है एस्टिमेट करेंगे मैन पावर रिक्वायरमेंट का, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। मैन पावर रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करेंगे कि कितनी रिक्वायरमेंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। स्टाफिंग पे बढ़ने से पहले हम एस्टिमेट लगाएंगे, उसके बाद हम रिक्रूट करेंगे। जब एस्टिमेट लग गया फिर रिक्रूटमेंट होगी। रिक्रूटमेंट मीन टू से हम इंटरव्यूज लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, एम्प्लॉयज को रिक्रूट करेंगे उनकी पोस्ट पे। फिर बाद में होगी सिलेक्शन। जब रिक्रूट होगी इनटू से रिक्रूटमेंट होती है इंटरव्यूज में सिलेक्शन होना, इंटरव्यूज मतलब इंटरव्यूज कंडक्ट करना, ठीक है, रिक्रूट करने की तैयारी करना। फिर बाद में उनकी सिलेक्शन होगी, जितने कट ऑफ्स हुए हैं उतने सिलेक्ट होंगे, फिर सिलेक्शन होगी। फिर ऑब्वियसली बाद में होगी प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। फिर हमारा होगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है कि एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको प्रमोट करना, ठीक है जी। अगर कोई एम्प्लॉय नहीं उस पोस्ट के लिए है, उसको वो अच्छा वर्क कर रहा है तो उसको प्रमोट करना। अगर कोई एम्प्लॉय काम खराब कर रहा है तो उसको डिमोट करना, मीन टू से उसको नीचे उसकी प्रमोशन रोक देनी, राइट, उसकी सैलरी डिडक्ट करनी, ठीक है, उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अप्रेजल करना, ये होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। फिर होता है प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। जब हम
उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल हो जाएगी। परफॉर्मेंस अप्रेजल होने के बाद हम जो अच्छे एम्प्लॉयज हैं उनकी प्रमोशन करेंगे, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, एंड लास्ट इज कंपेंसेशन। अगर आप लिंक करके चलोगे ना इस क्वेश्चन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है इस चैप्टर का, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। प्रोसेस अगर स्टाफिंग का है, अगर आप कोई भी प्रोसेस को लिंक करके याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। कैसे? पहले एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। आप खुद सोचो, ऑर्गेनाइजेशन में हमने स्टाफ हमें चाहिए, राइट? हमें रिक्रूट करना है। सबसे पहले हम एस्टिमेट लगाएंगे कितनी हमें चाहिए स्टाफ, ठीक है? 10 जाने चाहिए, 20 जाने चाहिए, कौन सी फील्ड में हमारी रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चाहिए, मीन टू से मार्केटिंग डिपार्टमेंट में चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट में चाहिए, ठीक है? एस्टिमेट लगाएंगे। फिर रिक्रूटमेंट ऑफर लेटर्स निकालेंगे, राइट? जॉब इंटरव्यूज कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। फिर बाद में सिलेक्शन करेंगे उनके वर्क, उनके मीन से इंटरव्यूज के बिहाफ पे। फिर उसके बाद प्लेसमेंट कर देंगे, जो कट ऑफ्स निकलेंगे उनकी प्लेसमेंट होगी। फिर उसके बाद जिनकी प्लेसमेंट होगी फिर उनको ट्रेनिंग डेवलपमेंट भी देंगे। मिंटू से कोई आया है जॉब के लिए तो उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग काम कराने के लिए हमें ट्रेनिंग और उनकी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। फिर उनकी करेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल। फिर उनका वर्क को हम एनालाइज करेंगे कि कैसा वो काम कर रहा है, ठीक है? उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करेंगे। उसके बाद प्रमोशन, और जो हमें रिजल्ट निकलेगा परफॉर्मेंस अप्रेजल का तो उसके बिहाफ पे हम उनको प्रमोट करेंगे अपने एम्प्लॉयज को, राइट? उनके वर्क के अकॉर्डिंग। फिर जब प्रमोशन वगैरह सारा कुछ हो गया फिर हम कंपेंसेशन की बात करेंगे। कंपेंसेशन में टू से सैलरीज देंगे। तो ये हमारे क्या हो गए 8 प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग में हमारे आते हैं 8 पॉइंट्स। देयर आर 8 पॉइंट्स कवर्ड अंडर द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। तो हमारा स्टाफिंग का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी खत्म हो गया, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे हमने बात करी कि स्टाफिंग जो है, स्टाफिंग के प्रोसेस में एक पॉइंट हमने करा रिक्रूटमेंट, ठीक है जी? रिक्रूटमेंट करा। अब हम बात करते हैं लोगों को रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और स्टाफिंग में कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा। तो इसके लिए रिक्रूटमेंट को अलग से डिटेल में हम पढ़ेंगे। रिक्रूटमेंट होता क्या, हमने स्टाफिंग देख लिया, स्टाफिंग क्या होता है, उसके प्रोसेस कर लिए, इंपॉर्टेंस कर ली। अब हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट क्या होता है। रिक्रूटमेंट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर prospective employees and stimulating them to apply for jobs in the organization, ठीक है जी? क्या मतलब? प्रोसेस ऑफ सर्चिंग। रिक्रूटमेंट क्या है? एक प्रोसेस है सर्च करने के लिए प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को और उनको जॉब में अप्लाई करने के लिए, इन द मतलब ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने के लिए। सो एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं रिक्रूटमेंट के अंदर? आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ लेबर सप्लाई, असेसिंग देयर वैलिडिटी, choosing the most suitable source, inviting applications from prospective candidates। रिक्रूटमेंट एक जनरली है जब हमारा इंटरव्यूज कोई कंपनी कंडक्ट करती है, उनको कोई चाहिए तो वो अपना ऑफर्स निकालती है, राइट? वो अलग अलग एजेंसीज को कांटेक्ट करती है, जैसे फॉर एग्जांपल लिंक्डइन, naukri.com। हम अगर वहां जाते हैं तो हमें अलग अलग कंपनीज की मतलब वैकेंसीज पता लगती हैं, कौन सी कंपनी में क्या चाहिए किसी को, वो एजेंसीज को कांटेक्ट करते हैं, तभी वो उनकी कंपनी की डिटेल फ्लैश होती है हमें। naukri.com लगा लो, लिंक्डइन और monster.com, राइट? यहाँ पे हमारा होगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा उनका? आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ लेबर सप्लाई। पहले सोर्स देखना कि क्या हम डायरेक्ट न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करें या क्या हम सोशल मीडिया नेटवर्क या किसी एप्लीकेशन को कांटेक्ट करें अपनी एडवर्टाइजमेंट लगाने के लिए। फिर हो गया असेसिंग देयर वैलिडिटी। फिर उसके बाद उसकी वैलिडिटी देखनी कि क्या हम अपनी क्या बोलते हैं, उनकी कितनी देर की वैलिडिटी है, मीन टू से हमारी जो जॉब फ्लैश होगी वो कितनी देर तक फ्लैश होगी, हमने साल का पैकेज लेना है क्या, कितना हमने चाहिए एम्प्लॉयज, राइट? फिर होता है चूजिंग द मोस्ट सुटेबल सोर्स।
जब हमने न्यूज़पेपर भी है, हमारे पास टेलीविजन भी है, हमारे पास सोशल नेटवर्क, सोशल प्लेटफॉर्म भी है, फिर हम दोनों तीनों सोर्सेज को देख के हम अपनी कंपनी के बजट के अकॉर्डिंग और दूसरे सोर्सेज के अकॉर्डिंग मोस्ट सूटेबल सोर्स को सिलेक्ट करेंगे। फिर हम इनवाइट करेंगे एप्लीकेशंस फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। जब हमने मोड सेलेक्ट कर लिया, फिर वहाँ मोड पे हम जाकर उनसे कांटेक्ट करके वहाँ से इनवाइट करेंगे एप्लीकेशंस को। सो 4 एक्टिविटीज आती हैं रिक्रूटमेंट के अंदर। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है? सोर्सेज हमेशा होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्सेज कैसे होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसफर कर दी, यहाँ पे कंपनी की है मान लो इंडिया में 10 ब्रांचेस, हमारी एक ब्रांच में एक्सेस स्टाफ है, काम नहीं है इतना, लेकिन स्टाफ काम है 5 जनों का, स्टाफ हमारे पास 10 जनों का, मीन से हमें आउटपुट लग नहीं रही। तो उनको निकालने के बजाय जस्ट बिकॉज दे नो द वर्क ऑफ द कंपनी वेरी वेल, सो उनके ऊपर दोबारा फ्रेश एम्प्लॉय को हम लेके आएंगे, उनके ऊपर ट्रेनिंग डेवलपमेंट करनी पड़ेगी और उनका दोबारा से उनको फ्रॉम द जीरो स्टार्ट करना पड़ेगा। जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज हैं लेकिन फिलहाल एक ब्रांच में काम नहीं है, तो उन कुछ एम्प्लॉयज के हम ट्रांसफर कर देंगे दूसरी ब्रांच में जहां पे रिक्वायरमेंट है, जहां पे वो सोच रहे हैं कि रिक्रूट करना। बट वो इंटरनल सोर्सेज को बेनिफिशियल मानेंगे कि अगर वो एलिजिबल है, अगर वो कह रहे हैं कि हम ट्रांसफर हो सकते हैं, तो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे ट्रांसफर करना। ठीक है जी। या हमारा प्रमोशन करना। प्रमोशन मीन टू से अगर आज मतलब क्या, हमें ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर लेवल की पोस्ट के लिए वैकेंसी चाहिए, मतलब वेकेंट है मैनेजर लेवल वेकेंट है, बट जो सुपरवाइजर था वो एलिजिबल है, सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है मैनेजर की पोस्ट पे जाने के लिए, और वो सुपरवाइजर हमारे पास अवेलेबल और भी है, सुपरवाइजर की पोस्ट वेकेंट नहीं जाती, सुपरवाइजर के बिना गुजारा हो सकता है, बट उसकी जो डिग्रीज हैं, उसकी जो एक्सपीरियंस है, सारा कुछ एलिजिबल क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, तो उसको प्रमोट कर देंगे तो हमारी मैनेजर की लेवल की वैकेंसी फिलअप हो जाएगी। सो ये 2 सोर्सेज होते हैं इंटरनल सोर्सेज, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से रिक्रूटमेंट चल जाती है। और इंटरनल सोर्सेज के बेनिफिट क्या होंगे? सबसे पहली बात जो मैंने बताया कि उनके ऊपर हमें दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, दे आर एक्सपीरियंस इनफ, दे आर वेल नोन अबाउट द कंपनीज वर्क। ठीक है जी। सबसे पहले और क्या होगा, अगर हम प्रमोट करेंगे ना किसी एम्प्लॉय को, तो उनकी क्या बोलते हैं मोटिवेशन बढ़ेगी कि हमें काम करना, दूसरे एम्प्लॉयज भी मोटिवेट होंगे कि हाँ भी ये अगर प्रमोट हो गया तो मैं भी प्रमोट हो सकता हूँ अगर मैं और मेहनत करूंगा उस लेवल पे जाने के लिए, तो एम्प्लॉयज मोटिवेशन होगी। सिंपल प्रोसेस होता है, कोई इंटरव्यू बाहर से कंडक्ट नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, हम 5 साल 10 साल से बंदा काम कर रहा है तो वो अपना ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से एडजस्ट हो पाएगा। फैसिलिटेट ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग है उसको फैसिलिटेट ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। ट्रांसफर फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, फैसिलिटेट ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज। अगर हम उसके बाद है नो इंडक्शन ट्रेनिंग। नो इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, जिसमें क्या होता है कि एम्प्लॉइज को ना एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन की एनवायरनमेंट से कह सकते हैं हम रूबरू कराया जाता है, मेंटो से उसको सारी चीजें समझाई जाती हैं कि हमारे शेड्यूल क्या है, हमारा काम क्या है, हमारा काम कैसे होता है, कैसे नहीं होता, ये एम्प्लॉयज हैं, ये सबॉर्डिनेट्स हैं, ये सुपीरियर्स हैं, तुमको यहाँ रिपोर्ट करना है, इस डे ऑफ है, ये है, इस टाइम लंच टाइम है, मीन टू से उसको ऑर्गेनाइजेशन से रूबरू करवाना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं। ठीक है। ओरिएंटेशन इंडक्शन प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो इंटरनल सोर्सेज से एम्प्लॉय रिक्रूट होगा वो ऑर्गेनाइजेशन के सारे रूल्स रेगुलेशन सारा कुछ अच्छे से जानता होगा। उसके बाद फिलिंग डेफिशिएंसीज, इट हैज टू फुलफिल द डेफिशिएंसी ऑफ वन डिपार्टमेंट विद द सरप्लस ऑफ अनदर। क्या होता है कि अगर एक डिपार्टमेंट, मैंने क्या बोला, अगर एक डिपार्टमेंट में जैसे मैंने मैनेजर लेवल की पोस्ट वेकेंट है और नीचे सुपरवाइजर ज्यादा भरे पड़े हैं, तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मतलब जो डेफिसिट हो रहा है, जो जिसमें कमी आ रही है, वो फिल हो सकती है सरप्लस डिपार्टमेंट, सरप्लस में जिसमें ओवर रिक्रूटमेंट हुई है, वहां से डेफिसिट में चले जाएगा। डेफिसिट वैकेंसी हमारी फिल हो जाएगी। इनएक्सपेंसिव बिल्कुल इनएक्सपेंसिव है, मीन टू से कोई एक्सपेंसिव नहीं है, नहीं तो अगर हमें बाहर से करना पड़ता है रिक्रूटमेंट एक्सटर्नल सोर्सेज से तो एक्सपेंसिव है, क्योंकि हमें प्रॉपर अपना दिन, टाइम मनी, ठीक है, वेस्ट एक हिसाब का अपना टाइम, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है, राइट, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, हम ये नहीं कहेंगे वेस्ट होता है, कंज्यूम होता है।
ठीक है जी। और जो हमारे हमारे स्पेशलाइज्ड हम बेंच पे बिठाएंगे जो इंटरव्यूअर्स होंगे, उनको भी हमें सिटिंग फीस, उनको चार्जेस देने पड़ेंगे, राइट। सो इनएक्सपेंसिव है इंटरनल सोर्स। तो अब हम बात करते हैं, ये तो हो गए थी बेनिफिट्स। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस क्या होंगे। अब आप सोचो लिमिटेशंस क्या होंगे, क्या होंगे लिमिटेशंस जी। टैलेंट नहीं आएगा। टैलेंट कैसे कि यंग जनरेशन, ठीक है, फ्रेश टैलेंट, जो भी अभी मार्केट एमबीए स्कूल से निकले हुए बच्चे हैं, उनको अपडेटेड बच्चे हैं जिनको आज के सिनेरियो अच्छे से पढ़ के आए हैं, वो हम ग्रैब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अपने पुराने एम्प्लॉयज को एडजस्ट कर रहे हैं। लेथर्जिक एम्प्लॉयज, ठीक है, क्यों, बिकॉज लेथर्जिक, बिकॉज हमें अगर एम्प्लॉयज को पता लग गया ना कि टाइम बाउंड प्रमोशंस होनी है, टाइम बाउंड प्रमोशंस मीन टू से अगर 5 साल बाद तेरी प्रमोशन होनी है तो 5 साल बाद प्रमोशन है, या टाइम बाउंड है। टाइम बाउंड मीन टू से अभी फिलहाल मैनेजर की पोस्ट वेकेंट है, हमें बाहर नहीं, हमें इमीडिएट चाहिए, फिलहाल के लिए 2 साल के लिए तुम मैनेजर बन जाओ, तो 2 साल का बॉन्ड साइन करते हैं। उसके बाद हम अगर बाहर मिल गया तो हम उसको रिक्रूट कर लेंगे, आपको वेकेट करना पड़ेगा, मतलब ऐसा बॉन्ड बन जाता है। तो क्या होता है कि मैनेजर वो बन तो जाता है, उसको पता है 2 साल का बॉन्ड है और मेरा कंपनी के साथ बॉन्ड है 2 साल का, वो 2 साल से पहले मेरे को निकालेगा नहीं, वो काम प्रॉपरली करेगा नहीं, मुफ्त की सैलरी खाई जाएगा, क्योंकि कंपनी को उस टाइम पे नीड है। सो लेथर्जिक एम्प्लॉयज हो जाते हैं। नो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बिल्कुल भी नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, बिकॉज उसमें क्या होता है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट कैसे रहेगा, कंपटीशन तो है ही नहीं। जिनको प्रमोट करना है, जिनको ट्रांसफर करना है, वो तो मैनेजमेंट के हाथ में है, कंपटीशन तो है ही नहीं। रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एम्प्लॉयज आर ट्रांसफर फ्रीक्वेंट डिफरेंट जॉब्स, मतलब अगर सुपरवाइजर को मैनेजर की, नो डाउट वो एलिजिबल था, बट उसको जो सुपरवाइजरी लेवल का काम ज्यादा तरीके से आता था, वो मैनेजिंग लेवल का उसको दिक्कत आएगी, और प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली हमेशा कम होगी। नॉट अवेलेबल टू न्यू एंटरप्राइजेस, मतलब क्या, आज मैंने अपना स्टार्ट करना है बिजनेस, मेरे पास एम्प्लॉयज नहीं है, फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूँ, बिजनेस खोलना है, तो मेरे को एक्सटर्नल ही जाना पड़ेगा। इंटरनल कैसे करूंगा, इंटरनल तो कुछ है ही नहीं, अकेला मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इट इज नॉट अवेलेबल टू न्यू एंटरप्राइजेस, ठीक है जी। अब हमने ये डिटेल में कर लिया इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, उसके बेनिफिट्स भी कर लिए, उसकी लिमिटेशंस भी कर ली। अब बात करते हैं हम एक्सटर्नल सोर्सेस की। अब आप सोचो एक्सटर्नल सोर्सेस क्या होंगे। हम जॉब अपॉर्चुनिटीज निकालेंगे, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करेंगे, अपना सोशल प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, टेलीविजन यूज करेंगे, राइट। सो एक्सटर्नल सोर्सेज रेफर टू रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, एज ऑल पोजीशंस कैन नॉट बी फिल्ड फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सिंपल सी लाइन है। इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट कौन कौन से हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मीन टू से नोटिस बोर्ड में हमने अपनी कंपनी के लिख दिया, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, दिस वैकेंसी इज अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। अब जो भी जॉब सीकर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से गुजरते राह चलते लोग होंगे, वो नोटिस को पढ़ेंगे और उस डेट को इंटरव्यूज, उस डेट को आएंगे, ठीक है, अपना सारा इंटरव्यूज देने। कैजुअल कॉलर्स, कैजुअल कॉलर्स कैसे है, क्या होता है, कई बार हम अब अगर जॉब ढूंढ रहे होते हैं ना, तो हम ईमेल्स ढूंढते हैं, राइट, बढ़िया बढ़िया कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करते हैं, उन कंपनीज में अपना रिज्यूमे मेल कर देते हैं, या उनको कॉल कर देते हैं कि इज देयर एनी वैकेंसीज, आई जस्ट डिड, if they will respond through mail that no, we are not having vacancy, but you can drop your resume, you can drop it now, मीन टू से अगर आप उनके पास आपके रिज्यूमे चले गए हैं, बट अभी फिलहाल उनके पास वैकेंसीज नहीं है, आपने खुद इनिशिएट लिया था जॉब सीकर, कल को उनको वैकेंसी हो गई ऑर्गेनाइजेशन में, वो कैजुअल कॉलर्स जो आप थे, आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, हाँ जी जी अब अवेलेबल है, आर यू इंटरेस्टेड, इफ यू आर इंटरेस्टेड तो ये टाइम है, इस टाइम पे आप मिल सकते हो हमारे बॉस को। सो ये होते हैं कैजुअल कॉलर्स। और द थर्ड इज एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट मीन न्यूज़पेपर, टेलीविजन, सोशल प्लेटफॉर्म, हम एडवर्टीज कर सकते हैं अपनी वैकेंसीज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है, एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है, ठीक है जी, हर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जहाँ पे हमने रजिस्टर हुए होते हैं, है ना, एम्प्लॉयमेंट 18 अबव होके हम अपना रिज्यूमे, अपना क्वालिफिकेशंस वगैरह अपडेट करते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाकर, हर सिटी में होता है, मतलब मीन टू से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अगर हम बात करें अपनी सिटी में भी
तो आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मिलेगा, वहां जाके अपना रिज्यूमे और अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट करो। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को कहेगी कि हाँ भी हमें ये, और वो देखेंगे कि हाँ भी रिज्यूमे किसका ठीक जा रहा है, तो आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी कंपनी। तो प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, अब कई सारी एजेंसीज हैं, और एजेंसीज क्या है, जो कंसल्टेंट्स हैं उनको कंपनीज कहते हैं कि हमें ये चाहिए, आपकी कमीशन इतनी, कमीशन बेसिस पे कंसल्टेंट्स काम करते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट, कैंपस क्या, हमारे कॉलेजेस में हमारी एमबीए हो गई, हमारा लॉ हो गया, ठीक है जी, हमारा एमसीए हो गई, तो उसके बाद कैंपस में लास्ट ईयर में, फाइनल ईयर में, ऑब्वियसली हर यूनिवर्सिटी में बच्चे कंपनीज आते, रिक्रूटर्स आते हैं, और बच्चों में से 8, 10, 15, 20, 50 जो उनको लगता है वो ले जाते हैं, जो उनको उनका इंटरव्यू वहाँ कंडक्ट करते हैं, उनको फाइनल ईयर में ही सिलेक्शन कर देते हैं। ये होती है कैंपस प्लेसमेंट। और रिकमेंडेशंस ऑफ एम्प्लॉयज, कई बार क्या होता है कि अपने एम्प्लॉयज को ही कह देते हैं कि हाँ भी अगर आपकी फैमिली में या आपके कोई सर्कल में कोई ऐसा बंदा है रिक्रूटमेंट, तो आप बता दो, तो एम्प्लॉयज रिकमेंड कर देते हैं कि हाँ जी जी ये जॉब प्रोफाइल के लिए मेरे पास एक बंदा है, तो रिकमेंडेशन हो सकती है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स क्या होता है, मैंने सड़क बना रहा हूँ, मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मेरे को सिर्फ एक सड़क बनाने के लिए एम्प्लॉयज चाहिए, तो मैं एक परमानेंट एम्प्लॉयज रखने के बजाय मैं एक कॉन्ट्रैक्टर को बोलूंगा कि मेरे को इतनी लेबर चाहिए इस काम के लिए, ठीक है, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू भी लेबर आ सकती है। एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन, ठीक है, वो तो बात होगी, एडवर्टीजमेंट में कवर हो गई थी। एक है वेब पब्लिशिंग, वो भी एडवर्टीजमेंट में कवर हो जाएगी। वेब पब्लिशिंग भी इंटरनेट का सहारा लेकर हम अपनी रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। ये हो गए मोड्स, ठीक है जी, हम कह सकते हैं मोड्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज, राइट, और वी कैन से एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ये हम कह सकते हैं ये सोर्सेज हैं, या हम कह सकते हैं ये मोड्स हैं। तो ये हो गया हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज के। अब हम बात करते हैं मेरिट्स क्या होंगे। मेरिट्स ऑब्वियसली फ्रेश टैलेंट आएगा, जो उसके डीमेरिट्स है ना हमारे इंटरनल सोर्सेज के, देखना वो यहाँ के मेरिट बन जाएंगे। एक तो फ्रेश टैलेंट आएगा, क्वालिफाइड पर्सनल होंगे, ठीक है, वाइडर चॉइस हो जाएगी हमारे पास, मतलब बाहर ही नहीं है हमारे पास बहुत सारी चॉइस, इंटरनेशनल में लिमिटेड चॉइस होती है हमारे इतने एम्प्लॉयज में से रिक्रूट करना है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होगा, उसमें था नो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, इसमें आ जाएगा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। और हम बात करते हैं उसमें था नॉट अवेलेबल टू न्यू एंटरप्राइजेस बट एक्सटर्नल सोर्सेज आर अवेलेबल टू न्यू एज वेल एज एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज, राइट, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं इसकी डीमेरिट की। लिमिटेशन क्या होगी, लिमिटेशन होगी उसमें था एम्प्लॉय मोटिवेट होंगे, इसमें क्या होगा एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई होंगे, उनको पता है प्रमोशन हुई नहीं, बाहर से रिक्रूट कर रहे हैं, ठीक है। वो था सिंपल प्रोसेस, बिल्कुल सा कोई काम धाम नहीं था इंटरनल में, इसमें लेंथी प्रोसेस है थोड़ा सा। वो हमारा नॉट मतलब नो टाइम कंज्यूमिंग, लेस एक्सपेंसिव मोड था इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो ये हमारा होगा एक्सपेंसिव, मतलब कॉस्टली प्रोसेस है ये। तो ये हमारी बात हो गई रिक्रूटमेंट की, ठीक है जी। हमने रिक्रूटमेंट में कर दिए रिक्रूटमेंट का मीनिंग, लिमिटेशन, रिक्रूटमेंट का मीनिंग करा हमने, रिक्रूटमेंट के हमने मोड्स कर लिए कि इंटरनल सोर्सेज एक्सटर्नल सोर्सेज, हमने इंटरनल की लिमिटेशंस और मोड्स देख लिए और बेनिफिट्स देख लिए, एक्सटर्नल के भी बेनिफिट्स और मोड्स देख लिए, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन की, राइट। अब सिलेक्शन की अगर हम बात करें, वो भी एक हमारा मीन टू से वी कैन से दैट सब पोर्शन ऑफ स्टाफिंग। सिलेक्शन कैसे होगी, सिलेक्शन जो है, सिलेक्शन कहते हैं, सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ केयरफुली स्क्रीनिंग द कैंडिडेट्स सो एज टू आइडेंटिफाई एंड चूज द मोस्ट सुटेबल पर्संस फॉर द जॉब। मतलब क्या, जो सिलेक्शन है ना, सिलेक्शन हमें एक अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी ताकि मोस्ट सूटेबल पर्संस हमारे उस जॉब प्रोफाइल के लिए हम सिलेक्ट कर पाए। तो कैसे होगा, एक तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है कि राउंड्स बनाएंगे, राइट। हम अगर इंटरव्यूज में अगर आप कल को जाओगे तो आपको पता लगेगा कि ना एक राउंड में इंटरव्यू नहीं होता। अब कैंपस प्लेसमेंट्स भी अगर आपकी होंगी तो ऐसे ही होती हैं, 8-10 राउंड्स में होता है। मीन से पहले अगर प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद हमारी जीडी होती है, ठीक है, फिर हमारा आईक्यू लेवल टेस्ट होता है, फिर हमारा डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, राइट। ऐसे करके हर एक फिल्टर होके बच्चे जाते हैं।
पहले प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में अगर 500 बच्चे ने अप्लाई करा, वो सेकंड जीडी में 200 बच्चा सेलेक्ट होकर जाता है, ठीक है, स्क्रीनिंग में फिल्टर हो जाता है, और लास्ट में जाते थे 50 रह जाते हैं। वो दैट इज द क्रीम ऑफ दैट एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, राइट। तो ये हमारा प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी। फिर हम करेंगे सिलेक्शन टेस्ट। मीन टू से ये है सिलेक्शन का प्रोसेस। हम अगर सिलेक्शन का प्रोसेस भी करें ना, अब सिलेक्शन की बात हो रही है, सिलेक्शन की अगर बात हो रही है, इसका जो प्रोसेस है, ना, प्रोसेस जो है वो है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, सेकंड इज सिलेक्शन टेस्ट। प्रोसेस है तो हमें कॉन्टिन्यूसली मीटू से लाइन बाय लाइन फ्लो में लिखना पड़ेगा। फिर होगा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, इसको लिंक कर कर अगर चलोगे तो आपको पता लग जाएगा बिल्कुल। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के बाद आता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। ठीक है जी। फिर उसके बाद आता है सिलेक्शन डिसीजन। फिर होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, सिलेक्शन का डिसीजन लिया जाएगा। फिर जब डिसाइड हो गया, फिर उसके बाद जो सिलेक्ट हुए हैं उनका मेडिकल होगा। फिर उसके बाद होगा जी जॉब का ऑफर लेटर निकाल दिया जाएगा, जो मेडिकल में भी पास हो जाएंगे। तो ये 7 पार्ट्स ऑफ सिलेक्शन। तो लास्ट में जब हमारा जॉब ऑफर निकला, जॉब ऑफर के बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, जब हमने एक्सेप्ट कर ली जॉब, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारे 8 पॉइंट्स हैं सिलेक्शन के। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब जो सबसे पहले इंटरव्यूअर लेगा, फिर होगा सिलेक्शन टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट लिए जाएंगे, ठीक है, मे बी रिटन और ऑरल। फिर होगा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, फिर इंटरव्यू लिया जाएगा। फिर उसके बाद होगा, जब इंटरव्यू ले लिया तब उसका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा उस इंटरव्यूई का, ठीक है, क्या उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, कहाँ से बिलोंग करता है। फिर उसके बाद सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा। फिर सब कुछ ठीक होने के बाद उस सिलेक्शन का डिसीजन, क्या उसको सिलेक्ट करना है कि नहीं करना। अगर वो सिलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन होगी। मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद अगर वो इन सभी पार्ट्स में क्लियर होता है, फिर उसके बाद उसको जॉब ऑफर दी जाएगी। और ऑफर का मतलब, ऑफर इज गिवन बाय इंटरव्यूअर टू इंटरव्यूई about the terms of the job and the mean to say salary which they will provide after job offer. That is our choice to accept that job or to reject that job at that point of time. जॉब ऑफर उन्होंने दे दिया, अब मेरे को जॉब ऑफर आया, अब मेरे को करने ही बनता कि यार अगर वहां मेरे को इतने पैसे मिल रहे हैं, मेरे को पैसे कम है, मेरे को कोई और दिक्कत आ गई, घर पे फैमिली प्रॉब्लम आ गई, तो मैं जॉब नहीं करना चाहूंगा, तो मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया जॉब ऑफर, फिर अब जैसे मेरी ज्वाइनिंग होगी तो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट तैयार किया जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और मेरे को दिया जाएगा, जिसमें सारी टर्म्स और कंडीशंस लिखी जाएंगी। जनरली आपने सुना होगा कोई भी जॉब छोड़ने से पहले आपको महीने 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, अगर और 1 मंथ की सैलरी जो होती है वो एम्प्लॉयर अपने पास रखता है एज ए सिक्योरिटी, ठीक है, ये सारी होती है। एक कॉन्ट्रैक्ट, एक बॉन्ड बनता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, वो होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। ये भी आपको लाइन वाइज ही याद करने हैं। सो स्टाफिंग के चैप्टर में ना हर एक जो पॉइंट है ना उसका एक क्वेश्चन बनता है। मीन से स्टाफिंग के अंदर ही आता है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, बट इसका डिटेल में क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स में, ठीक है, कि प्रोसेस बताओ जी सिलेक्शन का मीनिंग बताओ, या रिक्रूटमेंट के सोर्सेज बताओ, इंटरनल एक्सटर्नल, उसके लिमिटेशंस आ रही है, ये सारा कुछ तो आपको लिखना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं सिलेक्शन का टॉपिक जब हमारा खत्म हुआ। एक हमने किया था
आज की क्लास मैं कहता हूँ एक टॉपिक रह गया हमारा सिलेक्शन के चैप्टर में, दैट इज ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, राइट। जो हम स्टाफिंग के अंदर ही था एक पॉइंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का पॉइंट, उसको हम थोड़ा सा, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि 5-10 मिनट में कवर कर दूं, वैसे है छोटा सा टॉपिक, बट उसको थोड़ा सा हम एनालाइज करके समझेंगे कि क्या ट्रेनिंग होती है, कैसे ट्रेनिंग होती है ऑर्गेनाइजेशंस में, प्रैक्टिकली हम समझेंगे। सो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जो इसका लास्ट टॉपिक रह गया वो हम और पेपर एनालाइज करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन, इस चैप्टर, पर्टिकुलर चैप्टर में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, और हम अपने न्यू चैप्टर में, दैट इज चैप्टर नंबर 6 में कोशिश करेंगे कि इंट्रो पार्ट कवर कर दें, मेन से स्टार्ट कर दें, मेन से एंटर हो जाए उस चैप्टर में, ठीक है जी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आई है आज के लेक्चर में तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स डाल दो, और if you didn't subscribe the channel then please subscribe, do like, share, comment on our videos. तब तक के लिए meet you in our next lecture. Thank you.